आइए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 4.10.1 टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बच्चों, यहां पे हम ये देखने वाले हैं कि अगर इस तरह से किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग लूप, जैसे कि यहां पे एक रेक्टेंगुलर लूप दिखाया हुआ है, वो रख दें तो उसे टॉर्क लगता है। ये हम यहां पे प्रूव करने वाले हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम हमारा एक पुराना इक्वेशन याद कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर कोई करंट एलिमेंट आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो उसे फोर्स लगता है। जैसे कि अगर आपने आयल करंट एलिमेंट बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसे जो फोर्स लगेगा वो F इजकल टू आयल क्रॉस बी इक्वेशन से आप लिख सकते हो। और इसका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है वो भी आपको पता है कि ये हो जाता है ILB साइन थीटा, जहां पे थीटा ये आयल करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का एंगल है। ऑलराइट, आप समझ सकते हो कि अगर ये थीटा 90 हुआ तो साइन 91 हो जाएगा, तो F इजकल टू आयल बी हो जाता है। और अगर थीटा 0 है तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, यानी कि फोर्स 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि F इजकल टू आयल बी इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री एंड F इजकल टू 0 इफ थीटा इज 0। राइट, अब इस फैक्ट को हम यूज करने वाले हैं हमारे इस रेक्टेंगुलर कॉइल में, या फिर कहें कि रेक्टेंगुलर लूप में। देखिए ये रेक्टेंगुलर लूप जरा ध्यान से देखिए, इसकी लेंथ है b जितनी, ये रही b जितनी, और इसकी विड्थ जो है वो a जितनी है। ठीक है, और यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा होगा। मैं जरा यहां पे ऐसे एरो भी कर देता हूं ताकि याद रहे कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, नॉर्थ से साउथ की ओर। ऐसे ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी। ऑलराइट, अब इसमें ये रेक्टेंगुलर कॉइल पड़ी है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ये दोनों एंड्स जो हैं वो यहां पे बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हो ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया, जिसमें से करंट यहां पे जा रहा है। देखिए इसको है ना, इसको ब्रश कहते हैं, ये ब्रश है, और यहां भी ये ब्रश है, और ये है दो हाफ स्लिप रिंग। देख रहे हो ना, ये हाफ इस तरह से हाफ स्लिप रिंग है। मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं कि ये दरअसल स्लिप रिंग है, इसका नाम है स्लिप रिंग। देखिए एक ये है और एक ये है, ये दोनों स्लिप रिंग है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये ब्रश है। ठीक है, दरअसल होता ये है कि इस एक्सिस के साथ, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, इसकी ये एक्सिस है, एक्सिस के साथ ये माउंट किए होते हैं। ये जो दो स्लिप रिंग है, हाफ स्लिप रिंग है, ये माउंट किए होते हैं। तो अब जब ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो लूप है ऐसे घूमती है, इस तरह से ऐसे घूमती है, तो साथ ही साथ ये दोनों स्लिप रिंग्स जो है वो भी ऐसे घूमते हैं। राइट, ये ब्रश वहीं स्टेडी रहते हैं, ये ब्रश नहीं घूमते। दरअसल ये ब्रश इन दोनों रिंग के ऊपर ऐसे स्लिप होते रहते हैं, इसीलिए इसको स्लिप रिंग कहते हैं। अब इसे होता क्या है कि इस कॉइल के घूमने के बावजूद, इस लूप के घूमने के बावजूद, यहां पे बैटरी का कनेक्शन जो है ना वो इस कॉइल के साथ कंटिन्यूसली बना रहता है। समझ में आ रहा है? देखिए अगर आपको कॉइल को घुमाना भी है और बैटरी का कनेक्शन भी बनाए रखना है तो ये अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी, वरना तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर ये वायर सीधा यहाँ पे जा रहा है और ये वायर भी सीधा यहाँ पे जा रहा है, तो जब ये लूप ऐसे घूमेगी तो यहाँ पे ये जो दो वायर्स हैं उसमें ट्विस्ट आता जाएगा, है कि नहीं? इसलिए ये अरेंजमेंट करनी जरूरी है ताकि ये लूप आराम से घूम भी सके और फिर भी इस लूप का कनेक्शन इस बैटरी के साथ कंटिन्यूसली बना रहे। अब इस लूप के ये जो ए बी साइड है, इस ए बी साइड में करंट ऐसे जा रहा है, ये एरो में शो कर रहा हूं। फिर बीसी में देखिए तो बीसी में करंट इस तरफ जा रहा है, फिर आप सीडी में देखिए तो इस तरफ करंट जा रहा है, और यहां पे ये डी ए में करंट इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इस बीसी साइड में जो करंट जा रहा है वो करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, यानी कि यहां पे F इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि IL और B की डायरेक्शन एक हो गई। इसलिए जैसे कि हमने यहां पे लिखा थीटा 0 हो जाता है तो F इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहां पे इस DA साइड में देखिए
यहाँ पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि उसमें थीटा इजकल टू 180 होगा। अब थीटा इजकल टू 180 है तो यहाँ पे साइन 180 होगा और साइन 180 यानी कि 0, तो फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि थीटा इजकल टू 180 डिग्री, इसमें भी फोर्स 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डीए साइड में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं इस ए बी साइड की। याद रहे कि ए बी साइड की लेंथ जो है वो बी जितनी है। तो इस ए बी साइड में जो करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री है तो फोर्स कितना लगेगा, आई एल बी जितना लगेगा। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा आई एल बी, ठीक है। लेकिन ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? अब इसके लिए आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो इक्वेशन है इसे यूज करना पड़ेगा और उसमें से राइट हैंड थंब की डायरेक्शन में ये एफ की डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए पहले आई एल ले लेते हैं, यहाँ पे आई एल की जगह पे आई बी आएगा, ये बी है ना इसलिए आई बी कह रहा हूं। तो आई बी की डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो आप अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को यहां पे अरेंज कीजिए और सेकंड फिंगर्स को ऐसे अरेंज कीजिए, ठीक है। तो ऐसे में आप देखोगे कि इस साइड पे ये जो ए बी साइड है इसके ऊपर फोर्स नीचे की ओर आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस तरफ करंट है और फोर्स नीचे की ओर आ रहा है तो यहां पे देखिए ये सी डी साइड, देखिए सी डी साइड में करंट इस तरफ है तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की ओर आएगा, राइट। तो याद रखिए कि ए बी में फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और सी डी साइड में फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और दोनों ही साइड में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो सेम होगा, कितना, आई एल बी, क्योंकि इन दोनों ही केस में आपको थीटा 90 मिल रहा है। यहां पे आई एल की डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। यहां पे देखिए तो आई एल की डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो दोनों में थीटा इजकल टू 90 आ रहा है, यानी कि एफ इजकल टू आई एल बी आएगा। मैं यहां पे दोनों के फोर्स को F1 और F2 ऐसा नाम दे देता हूं, ठीक है। देखिए F1 यानी कि ये जो ए बी साइड है ना, ए बी साइड इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा आई एल बी। बट याद रखें कि यहां पे एल की जगह पे ये जो लेंथ है वो बी है, स्मॉल बी, तो मुझे लिखना चाहिए आई बी बी, राइट। और इतना ही फोर्स लगेगा F2, F2 यानी कि ये जो सी डी साइड है उसके ऊपर नीचे की ओर लगने वाला फोर्स F2, ठीक है। ये F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन याद रखिए कि F1 की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की ओर है और F2 की डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की ओर है। इसको मैं एक अलग फिगर में शो कर देता हूं ताकि एग्जैक्टली पता चले कि F1 और F2 की डायरेक्शन किस तरफ है। इसके लिए ये फिगर देखिए आप और समझिए। देखिए यहाँ पे ये जो है वो एक्सिस है। मैं आपको बता दूं, यहाँ लेफ्ट साइड की फिगर देखिए आप यहां से देख रहे हो, इस तरफ से ऐसे देख रहे हो पूरी फिगर को, ठीक है। तो आपको ये एक्सिस ऐसे डॉट वाइज मिलेगी, ठीक है। और आपको सामने से ये साइड दिखेगी ना, ये ए डी साइड। तो ये जो है यहाँ पे ए डी साइड है, मैं लिख देता हूं, ये है ए डी साइड, ठीक है। आपको सामने से जो दिख रही है वो ये ए डी साइड है, ये हो गई ए डी साइड। और इस ए डी साइड की टोटल लेंथ कितनी है, स्मॉल ए जितनी, ये स्मॉल ए जितनी। तो ये हाफ हो जाएगा a/2 और दूसरा हाफ हो जाएगा a/2, राइट। अब हमने देखा कि यहां पे इस ए बी साइड पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। अब आप जब यहां से सामने से देख रहे हो तो आपको ए बी साइड तो नहीं दिखेगी, बट हम ये फोर्स दिखा सकते हैं नीचे की ओर, ऐसे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। और हमने बात की कि ये जो सी डी साइड है इसके ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, तो यहां पे ये ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। ये नीचे का जो फोर्स है इसे F1 कहा था, ये ऊपर का फोर्स है इसे F2 कहा था। मैं जरा आपको ये फिगर यहां पे लेके दिखाता हूं इस तरह से। अब आ रही बात समझ में? देखिए ये यहां पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है और ये ऐसे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलिए अब इसे वापिस यहां पे अरेंज कर देता हूं। अब इससे क्या होगा सोचिए। ऑब्वियस ही बात है कि इस सेंटर की रिस्पेक्ट में, इस एक्सिस की रिस्पेक्ट में यहां पे नीचे और यहां पे ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये पूरी जो लूप है वो ऐसे घूमेगी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और यही एंटी क्लॉकवाइज यहां पे दिखाया हुआ है। यहां पे इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा जितनी है, ऑलराइट। मैं ये भी यहां पे दिखा देता हूं कि इसको ऐसे एंगुलर स्पीड मिलेगी
और वो मिलेगी ओमेगा जितनी। बट हमारा पर्पज ये है कि हम इसमें टॉर्क फाइंड कर सकते हैं, तो वो टॉर्क कितना होगा। देखिए टॉर्क टोटल टॉर्क ले रहा हूं मैं, तो टॉर्क टो इजकल टू हो जाएगा तो 1 प्लस टो 2। समझिए आप, दो टॉर्क लगेंगे ना, एक इस F1 की वजह से और दूसरा F2 की वजह से। अब देखिए यहां पे दोनों टॉर्क के लिए हम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला इक्वेशन लगा सकते हैं। ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पे है फोर्स F1, टॉर्क टो 1 की बात कर रहा हूं मैं, इसमें है फोर्स F1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली a/2 हो जाता है। और टॉर्क टो 2 की बात करें तो इसमें फोर्स हो जाएगा F2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो a/2 है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि F1 और F2 तो दोनों सेम है, और कितना है ये है I स्मॉल b इंटू कैपिटल B, और ये a/2 प्लस a/2 यानी कि a हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं I/A/B। समझिए यहां पे a जो है ना वो एरिया हो गया, a इजकल टू a इंटू B, क्योंकि यहां पे आपने ये रेक्टेंगुलर शेप की ये लूप ली है, इसकी एक साइड है b जितनी, ये b जितनी, और दूसरी साइड है a जितनी, तो ऑब्वियसली इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इजकल टू AB। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे I/A/B। तो ये टॉर्क का इक्वेशन हो गया। और नेट फोर्स की अगर बात करें तो ये तो जीरो हो जाएगा ना। अगर मैं नेट फोर्स जो लग रहा है वो बात करूं F, तो F इजकल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने आगे कहा कि F1 नीचे की ओर लग रहा है और F2 ऊपर की ओर लग रहा है, तो ऐसे में टोटल फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में टॉर्क आपको I/A/B जितना मिल रहा है और नेट फोर्स जो है वो आपको जीरो मिल रहा है। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही इसको टॉर्क लगता है तो इस टॉर्क की वजह से ये कॉइल ऐसे घूमेगी। समझिए ये जो कॉइल है वो ऐसे घूमेगी, तो घूमने की वजह से ये जो राइट साइड की फिगर है ना, इसमें ये जो हमने इसकी लेंथ बताई है a जितनी, वो लेंथ ऐसे आ जाएगी, ऐसे क्रॉस में, है कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, टॉर्क कितना होगा, फोर्स कितना होगा, ये बात हम आगे देखते हैं। इसके लिए ये फिगर देखिए वही नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। बट यहां पे ये जो कॉइल है वो ऐसे थोड़ी सी घूम गई है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। देखिए यहाँ पे ये एंगल थीटा किसके बीच में है, समझ लीजिए। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, और ये जो है वो है एरिया वेक्टर A, इस कॉइल का एरिया वेक्टर A। आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ये जो कॉइल है रेक्टेंगुलर, उसका एरिया वेक्टर खुद कॉइल की सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में अभी एंगल थीटा बना है, क्योंकि ये कॉइल ऐसे थोड़ी सी घूम गई है। यहाँ पे आप इसकी एक्सिस सोच लीजिए, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऐसे घूम गई है, तो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, ठीक है। अगर ये कॉइल ऐसे होती हॉरिजॉन्टल, जो कि पहले हमने बताई थी वैसे ही, तो एरिया वेक्टर नीचे की ओर आता ना। जो पहली फिगर थी हमारी उसमें एरिया वेक्टर नीचे की ओर आता, क्योंकि कॉइल तब ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई थी। और इस सिचुएशन में अब अगर हम यहां से देखें, यहां से इस साइड से देखें, तो जो हमें दिखता है वो इस तरह से होगा। देखिए जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये कॉइल थोड़ी सी ऐसे इस तरफ घूम गई है, तो ये ऐसे हो गई कॉइल, ये हो गई साइड AD। देखिए ये लेफ्ट फिगर देखिए, यहां पे ये जो साइड थी AD थी, राइट, यानी कि ये AD साइड आपको यहां पे दिख रही थी। अब क्योंकि ये एंगल बना रहा है तो ऑब्वियसली AD साइड ऐसे आएगी, ठीक है। और इसमें जो एंगल थीटा है वो भी मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। देखिए इस तरह से यहां पे ये जो वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड B का वेक्टर है, और ये जो है वो एरिया वेक्टर है। आप समझिए ये जो है वो कॉइल का प्लेन हो गया जिसको आप साइड में से देख रहे हो, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर आता है एरिया वेक्टर A। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है मैग्नेटिक फील्ड B और यहां पे आ रहा है एरिया वेक्टर A, और इन दोनों के बीच में ही एंगल बन रहा है थीटा। ये है एंगल थीटा।
जो कि यहाँ पे हमने ऊपर इस फिगर में भी दिखाया है, ये B और ये A, इसके बीच का एंगल। अभी यहाँ पे जो हम फिगर देख रहे हैं वो यहाँ से साइड व्यू है, ठीक है, तो ये साइड व्यू। अब इस सिचुएशन में इस ऊपर की फिगर में देखिए, ये जो BC साइड है ना, BC साइड के ऊपर भी अब फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। पहले BC साइड जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थी, लेकिन यहाँ पे BC साइड ऐसे है और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे B से C तक, ठीक है। तो IL इस तरफ है, B इस तरफ है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो F = IL क्रॉस B के अनुसार ये फोर्स ऐसे एक्सिस की डायरेक्शन में इस तरफ लगेगा। और ये जो CD साइड है इसमें करंट ऐसे आ रहा है, मैं यहां पे जरा इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूं, करंट ऐसे आ रहा है इस तरह से। तो इसमें क्या होगा कि करंट इस तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इसमें जब आप F = IL क्रॉस B यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्स ऐसे एक्सिस की डायरेक्शन में इस तरफ होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर BC साइड में फोर्स एक्सिस की डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे CD साइड में फोर्स एक्सिस की डायरेक्शन में बट नीचे की ओर होगा, और इन दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। ये दोनों कोलिनियर फोर्स है, दोनों ही एक्सिस पे ही लग रहे हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, इस वजह से ये फोर्स दोनों कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो AB साइड है इसके ऊपर जो नीचे की ओर F1 फोर्स लग रहा था, वो वही F1 फोर्स यहाँ पे लगेगा। देखिए, ये मैंने फिगर का साइड व्यू दिखाया आपको, और ये नीचे की ओर F1 फोर्स दिखाया, और इस साइड CD के ऊपर जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा था F2, वो भी ऐसे ही लगेगा F2। तो ये D पॉइंट से मैंने ऊपर की ओर फोर्स दिखाया F2, और यहां भी F1 और F2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड IBB जितना ही रहेगा जो कि पहले था, बट यहां पे टॉर्क में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए अब ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ऐसे में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो बदल जाएगा। देखिए, मैं इसे यहाँ पे इस तरह से शो कर देता हूं। देखिए, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या फिर इसको कहें तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं, ये फोर्स की डायरेक्शन और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे ये फोर्स की डायरेक्शन और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब कितना होगा समझिए आप। यहां पे ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये एंगल यहां पे थीटा बनेगा, और इसी तरह से ये एंगल भी यहां पे थीटा बनेगा। मैं इस एंगल की बात कर लेता हूं, अभी मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा थीटा। अब आप समझिए, आपके सामने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ये जो है अपोजिट साइड होगी, एंगल की अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड यानी कि हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। तो हाइपोटेनस तो ये हो गया ना a/2, तो फिर ये साइड हो जाएगी a/2 साइन थीटा। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जो साइड है ये साइड हो जाएगी a/2 साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरी साइड जो है ये भी हो जाएगी a/2 साइन थीटा। ऑलराइट, तो अब हम इसमें लगने वाला टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। देखिए, यहां पे टॉर्क टो इक्वल टू, मैं वापस टो 1 प्लस टो 2 लिखूंगा। अब टो 1 यानी कि जो पहला फोर्स है F1 उसकी वजह से लगने वाला टॉर्क, तो ये तो हो जाएगा फोर्स F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, यह है a/2 साइन थीटा, राइट। इसी तरह से टॉर्क टो 2 के लिए अगर बात करें तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही रहेगा a/2 साइन थीटा, ठीक है। अब क्योंकि F1 और F2 दोनों ही आपको आगे ही पता है कि IBB है, राइट, और ये a/2 प्लस a/2 यानी कि हो जाएगा a, और साइन थीटा तो कॉमन है ही, तो a साइन थीटा। और वापिस अब इसको हम लिख सकते हैं IAB साइन थीटा। आपको याद है कि यहां पे कैपिटल A जो है वो इस लूप का, इस कॉइल का एरिया है, दैट इज A इंटू B, ठीक है ना। तो ये आपको मिल रहा है टॉर्क का
एक नया इक्वेशन, और इस इक्वेशन को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो इस तरह से, टॉर्क टू इज इक्वल टू आई ए एरिया है तो वो वेक्टर हो जाएगा, क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड है तो वो भी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क टू इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। यहां पे आप जानते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा आई ए बी साइन थीटा, जो कि हमारा ये ऊपर का इक्वेशन था। तो टॉर्क टू इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। इसमें भी ये जो आई ए है ना, इसे कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, वेयर आई ए वेक्टर इज स्मॉल एम वेक्टर एंड स्मॉल एम यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, इसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कहा जाता है या फिर मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं। देखिए, डाइपोल मोमेंट तब होती है जब कोई डाइपोल हो, तो अब इस कॉइल में भी डाइपोल प्रोड्यूस होता ही है, क्योंकि जैसे ही कॉइल में से करंट पास होता है तो इसकी एक साइड नॉर्थ बन जाती है और एक साइड साउथ बन जाती है। तो ये कॉइल जो है ना, उसमें भी नॉर्थ और साउथ वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कि दो पोल हो गए। तो इसमें पोल है यानी कि ये डाइपोल है, तो इस वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट आपको मिल सकती है। ऑब्वियस सी बात है कि इस डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है ये हम ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। यहां पे ये आई यानी कि करंट, तो उसका यूनिट हो गया एम्पियर, और ये ए यानी कि एरिया है, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसे स्मॉल एम कहा जाता है, और इसका इक्वेशन होता है आई ए। तो अब मैं टॉर्क का इक्वेशन इस तरह से लिख सकता हूं, टॉर्क टू इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। आप देख पा रहे हो कि ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल मोमेंट थी उसके लिए जो इक्वेशन था टॉर्क का, उसके जैसा ही है। टॉर्क टू इज इक्वल टू पी क्रॉस ई था वहां पे, यहां पे है टॉर्क टू इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, राइट। तो इस तरह से ये डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में आपको टॉर्क का इक्वेशन मिल रहा है। मैं इसे ब्रैकेट कर लेता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। टॉर्क टू इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। अब देखिए, इसी इक्वेशन पे से हम कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अलग अलग एंगल के लिए टॉर्क कितना होगा ये डिस्कस करते हैं। इसके लिए ये देखिए, पहला केस है M इज पैरेलल टू B, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। तो ऐसे में ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन पे से आप कह सकते हो कि टॉर्क टू इज इक्वल टू MB साइन 0, बट साइन 0 इज 0 यानी कि टॉर्क 0। तो यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो तो कोई टॉर्क लगेगा नहीं। दूसरा केस, M इज पैरेलल टू माइनस B, यानी कि M और B एंटी पैरेलल है, तो ऐसे में थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो फिर टॉर्क टू इज इक्वल टू MB साइन 180, यानी कि ये हो जाएगा टॉर्क टू इज इक्वल टू 0। देखिए, यहां भी टॉर्क टू इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, यहां भी टॉर्क टू इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में फर्क है। पहला जो केस है ना, वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो दूसरा केस है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले केस में भी टॉर्क नहीं लग रहा, दूसरे केस में भी टॉर्क नहीं लग रहा, लेकिन पहला जो केस है जबकि थीटा इक्वल टू 0 होता है तब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। जबकि दूसरे केस में टॉर्क तो 0 है लेकिन थीटा इसमें 180 डिग्री है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यानी कि अगर इस स्टेट में से आप थोड़ा सा भी एंगल आप इसको दे दो, अगर इस डाइपोल मोमेंट को आप थोड़ा सा एंगल दे दो, 180 की जगह पे 179 कर दो, तो भी वो वहां से घूम जाएगा और
थीटा इजकल टू 0 पोजीशन में आ जाएगा। थीटा इजकल टू 180 से थीटा इजकल टू 0 पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन कैसा? अनस्टेबल, जबकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम ही है। फिर बात करें हम कि अगर डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हुए, यानी कि m इज परपेंडिकुलर टू b, तो ऐसे में थीटा इजकल टू 90 होता है, तो टॉक टो इजकल टू mb sin 90, यानी कि टॉक टो इजकल टू mb। याद रहे कि टॉर्क की ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम टॉर्क आपको मिला है। तो इसमें से हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तब मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। अब एक आखिरी बात इसमें देख लेते हैं, और यह है n टर्न्स वाली कॉइल के बारे में। देखिए, फॉर कॉइल ऑफ n टर्न्स, देखिए अभी तक हमने जो कॉइल ली थी उसमें सिर्फ एक ही लूप था, एक ही टर्न हुआ ये। अगर आप कंटिन्यूसली ऐसे दूसरा टर्न तीसरा टर्न बनाते जाओ तो हर एक टर्न एक लूप की तरह काम करेगा। तो ऐसे में जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट m इजकल टू दरअसल NIA हो जाएगा। अभी तक हम IA लेते थे ना, लेकिन अब ये हो जाएगा m इजकल टू NIA, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हर एक टर्न एक लूप का काम करता है। तो यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है वो n टाइम्स हो जाएगी। अगर ये डाइपोल मोमेंट n टाइम्स हो रही है तो ऑब्वियसली इसके साथ टॉर्क भी हम कह सकते हैं कि टॉर्क टू इजकल टू इस तरह से आएगा NIA क्रॉस B। अभी तक हम IA क्रॉस B ले रहे थे, लेकिन अब हम लेंगे NIA क्रॉस B। मैं इस डाइपोल मोमेंट को m डैश ऐसे नाम दे देता हूं, तो फिर टॉर्क का इक्वेशन अब हम ऐसे लिख पाएंगे m डैश क्रॉस B। ठीक है, याद रहे कि यहां पे जो m डैश है वो टोटल डाइपोल मोमेंट है n टर्न्स के लूप की, या फिर कहें कि n टर्न्स वाले कॉइल की। तो इस तरह से आपको ये एक जनरल इक्वेशन मिल रहा है। मैं इसे भी ब्रैकेट कर लेता हूं, क्योंकि ये भी अपने आप में n टर्न्स वाले किसी भी कॉइल के लिए या लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला टॉर्क का इक्वेशन है। तो बच्चों, ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, और साथ ही बता दूं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो हियर विथ अंशुन वल्दानिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर।